मिथ ऑफ हिस्ट्री में आपका स्वागत है। ये चैनल मिथकों और ऐतिहासिक वास्तविकता के बीच के अंतर को समझाने के लिए बनाया गया है। यहाँ प्रस्तुत सभी सामग्री ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक प्रमाणों और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। हम सभी धर्मों, संस्कृतियों और विश्वासों का सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा, जागरूकता और तार्किक सोच को बढ़ावा देना है। मिथ ऑफ हिस्ट्री, कहानियों के पीछे की सच्चाई जानिए। अगर कोई ये कहे कि आज हमारे हाथों में जो ये पावरफुल स्मार्टफोन्स हैं, या फिर आसमान छूती जो गगनचुंबी इमारतें हैं, या अंतरिक्ष की गहराई में जाने वाले जो आधुनिक रॉकेट्स हैं, इन सब की असल शुरुआत अफ्रीका के विशाल मैदानों में भटकने वाले एक 4 फुट के ऐसे जीव से हुई थी जिसे ठीक से शिकार करना भी नहीं आता था। तो क्या कोई मानेगा? हाँ, ये वाकई यकीन करने में थोड़ा मुश्किल लगता है। मतलब एक ऐसा जीव जो बस किसी तरह 2 पत्थरों को आपस में टकराकर उन्हें तोड़ना सीख गया था, और उसी एक छोटी सी घटना ने हमारी पूरी पृथ्वी का इतिहास ही बदल कर रख दिया। बिल्कुल। और देखिए, यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू भी है। हाँ। जब हम आज की इस विस्तृत पड़ताल के लिए जमा किए गए स्रोतों को देखते हैं ना, विशेष रूप से होमो हैबिलिस, द हैंडीमैन एंड द डॉन ऑफ टेक्नोलॉजी के नोट्स और ऐतिहासिक दस्तावेजों को, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। क्या बात साफ होती है? यही कि पत्थरों को तोड़ने की वो कला कोई मामूली घटना नहीं थी। वो मानव विकास यानी इवोल्यूशन के इतिहास का सबसे बड़ा हैक था। सबसे बड़ा हैक, बिल्कुल। और आज हमारा मिशन इसी हैक को डिकोड करना है। हमें यह समझना है कि कैसे लगभग 2.4 मिलियन साल पहले की उस बेहद खतरनाक दुनिया में एक शारीरिक रूप से कमजोर प्रजाति ने इतिहास में पहली बार तकनीक का इस्तेमाल किया। सही कहा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत में ही ना मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मतलब मैं सोच रही थी कि अगर हम उस समय के अफ्रीका यानी प्लिस्टोसीन युग के सवाना मैदानों की कल्पना करें, तो वहाँ बड़े बड़े दांतों वाले खतरनाक शिकारियों का राज था। बिल्कुल, वो एक बहुत ही बेरहम दुनिया थी। हाँ, और दूसरी तरफ हमारे ये पूर्वज थे। ना तो इनके पास भागने के लिए बहुत तेज स्पीड थी, ना शिकार करने के लिए बड़े और नुकीले दांत थे, और ना ही कोई मजबूत पंजे। तो लॉजिक के हिसाब से तो इनका सर्वाइवल लगभग नामुमकिन होना चाहिए था। सर्वाइवल वाकई दांव पर था, और देखिए, इसलिए प्रकृति को एक अलग रास्ता चुनना पड़ा। हमारे स्रोतों से पता चलता है कि होमो हैबिलिस का विकास ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस नाम की एक बहुत पुरानी प्रजाति से हुआ था। अच्छा। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव था ना, वो शरीर के बाहर नहीं बल्कि शरीर के अंदर हो रहा था। खोपड़ी के अंदर? जी हाँ। पुरानी प्रजाति का जो ब्रेन साइज था वो लगभग 500 क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास था, लेकिन होमो हैबिलिस में ये अचानक से जंप करके 650 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर तक पहुंच गया। ओह, ये तो काफी बड़ा जंप है। बिल्कुल। और साथ ही चेहरे की बनावट थोड़ी चपटी हो गई और दांतों का आकार छोटा हो गया, क्योंकि अब उन्हें हर चीज को चबाने के लिए सिर्फ अपने जबड़ों पर ही निर्भर नहीं रहना था। अगर इस दिमागी अपग्रेड को हम आज की भाषा में समझें, तो ये सिर्फ हार्ड ड्राइव का स्पेस बढ़ने जैसा नहीं था कि चलो अब पुरानी यादें ज्यादा स्टोर हो सकती हैं। हाँ, एकदम सही एनालॉजी है। उदाहरण से गोल पत्थर के अंदर एक बहुत ही धारदार हथियार छिपा हुआ है, और उसे कैसे बाहर निकालना है, ये एक तरह की प्रिडिक्टिव थिंकिंग थी। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछिए। क्या दिमाग का ये अचानक बड़ा होना सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर ये उन मुश्किल हालात में जिंदा रहने की कोई प्राकृतिक मजबूरी थी? ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, ये कोई साधारण बदलाव या इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक पूरा रेवोल्यूशन था जिसने सोचने समझने की क्षमता को जन्म दिया। लेकिन यहाँ विज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत सामने आता है, जिसे एक्सपेंसिव टिश्यू हाइपोथेसिस कहा जाता है। एक्सपेंसिव टिश्यू हाइपोथेसिस? ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि दिमाग शरीर का एक बहुत ही महंगा ऑर्गन है। ये साइज में भले ही छोटा हो,
लेकिन इसे काम करने के लिए बेहिसाब एनर्जी यानी बहुत ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है। अच्छा। अब सवाल ये था कि अफ्रीका के उन सूखे और बंजर मैदानों में जहां खाने की पहले से ही कमी थी, वहां इस बड़े और नए दिमाग को फ्यूल कहां से मिलने वाला था? ये तो वही बात हो गई कि आपने एक बहुत ही पावरफुल स्पोर्ट्स कार तो खरीद ली, लेकिन आपके पास उसमें डालने के लिए हाई ऑक्टेन पेट्रोल ही नहीं है। एकदम परफेक्ट उदाहरण। तो मतलब अगर दिमाग बड़ा हो रहा था तो उन्हें अचानक से बहुत सारी कैलोरीज और फैट की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि सिर्फ पेड़ पौधे और फल खाकर तो इतने बड़े दिमाग को नहीं चलाया जा सकता ना। एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। और यहीं पर इस बड़े दिमाग ने अपनी भूख मिटाने के लिए खुद ही एक रास्ता खोज निकाला, और वो रास्ता था तकनीक। पहली तकनीक? जी, हमारी नोट्स बताते हैं कि अफ्रीका के तंजानिया में एक जगह है ओल्डुवाई गॉर्ज। जब मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट्स लुइस और मेरी लीकी ने वहां खुदाई की तो उन्हें इन शुरुआती पूर्वजों की हड्डियों के साथ साथ कुछ खास तरह के टूटे हुए पत्थर मिले, जिन्हें ओल्डोवान टूल्स कहा जाता है। राइट, बिल्कुल। इन्हीं पत्थरों को ओल्डोवान टूल्स कहा जाता है। यह इतिहास में पहली बार था जब किसी प्रजाति ने पत्थरों को सिर्फ वैसे ही इस्तेमाल नहीं किया जैसे वे प्रकृति में मिलते हैं, बल्कि उन्हें एक खास शेप में तोड़ा। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए रुककर एक सवाल उठाना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल। अगर हम पूरी ईमानदारी से इस चीज को देखें तो एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर जोर से मारना और उसे तोड़कर नुकीला कर लेना, इसे मानव इतिहास में तकनीक का पहला कदम कहना क्या थोड़ा ओवर एग्जैजरेशन नहीं लगता? ऐसा क्यों लगता है आपको? मेरा मतलब है कि आज के समय में हम देखते हैं कि कुछ बंदर या चिंपैंजी भी तो अखरोट तोड़ने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल हथौड़े की तरह कर लेते हैं। तो फिर होमो हैबिलिस के इन पत्थरों में ऐसा क्या खास था जिसने पूरी दुनिया बदल दी? ये शक होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन दोनों के बीच ना एक जमीन आसमान का फर्क है। वो कैसे? देखिए, चिंपांजी पत्थर का इस्तेमाल सिर्फ एक टूल या उपकरण के रूप में करते हैं। वे उस पत्थर की भौतिक संरचना को बदलते नहीं हैं। लेकिन होमो हैबिलिस जो कर रहे थे वो एक इंटेंशनल मैन्युफैक्चरिंग थी। वे जानते थे कि अगर एक खास तरह के पत्थर पर एक बिल्कुल सही एंगल से दूसरे पत्थर से चोट की जाए तो एक धारदार टुकड़ा या फ्लेक टूटकर अलग होगा। इसे जियोलॉजी में क्लीवेज प्लेन समझना कहते हैं। ओहो, अच्छा, मतलब वे रैंडमली किसी भी पत्थर को किसी पर भी नहीं पटक रहे थे, वे बकायदा पत्थरों के प्रॉपर्टीज को समझ रहे थे। बिल्कुल, वे ये कैलकुलेट कर रहे थे कि पत्थर को किस कोण पे मारना है, कितनी ताकत से मारना है ताकि वो मनचाहे आकार में टूटे। इस पूरी प्रक्रिया को नैपिंग कहा जाता है। नैपिंग? हाँ। ये सिर्फ कोई शारीरिक काम नहीं था, ये पर्यावरण को अपने फायदे के लिए मोड़ने, उसे मैनिपुलेट करने की पहली सचेत कोशिश थी। सही बात है। एक साधारण से पत्थर को एक धारदार औजार में बदलने के लिए जो योजना बनानी पड़ती है, वो साबित करती है कि अब ये प्रजाति सिर्फ प्रकृति के भरोसे नहीं बैठी थी, बल्कि वो प्रकृति के नियमों को अपने हक में इस्तेमाल करना सीख गई थी। और यही कारण है कि होमो यानी इंसान के साथ हैबिलिस शब्द जोड़ा गया, जिसका मतलब ये हैंडीमैन या कारीगर। ये नजरिया तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल देता है। मतलब वो टूटा हुआ पत्थर उनके दिमाग की प्रोसेसिंग पावर का पहला फिजिकल सबूत था। एकदम सही। लेकिन वापस उसी सवाल को आते हैं जो मैंने पहले उठाया था। उस बड़े दिमाग की भूख का क्या इन औजारों ने उन्हें वो हाई ऑक्टेन पेट्रोल या वो कैलोरी ला कर दी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी? बिल्कुल दी। मतलब अगर उनके पास अब धारदार हथियार आ गए थे तो क्या वे रातों रात बड़े शिकारी बन गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। भले ही उनके पास औजार आ गए थे, लेकिन 4 फुट की हाइट और मुश्किल से 30-35 किलो के वजन के साथ वे अभी भी बड़े जानवरों का शिकार करने की स्थिति में तो नहीं थे। तो फिर वो खाना कैसे जुटा रहे थे? हमारे रिसर्च नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि होमो हैबिलिस मुख्य रूप से स्कैवेंजर्स थे। स्कैवेंजर्स यानी वे खुद शिकार करने के बजाय अक्सर उन मरे हुए जानवरों का मांस खाते थे जिनका शिकार किसी शेर या चीते जैसे बड़े प्रेडेटर ने किया होता था। जी हाँ, लेकिन हमें ये समझना होगा कि स्कैवेंजिंग कोई आसान या सुरक्षित काम नहीं था। ये सिर्फ बचे हुए खाने को उठाने के बारे में नहीं है। आप सवाना के उस इकोसिस्टम की कल्पना कीजिए जरा। खूंखार जानवरों वाला। बिल्कुल। अगर किसी शेर ने एक बड़े जानवर को मारा है तो शेर के पेट भरने के बाद वहां लकड़बग्घों यानी हाइना के बड़े बड़े झुंड और आसमान में गिद्ध मंडराने लगते थे। उन विशाल और खूंखार शिकारियों के बीच से अपने लिए मांस का एक टुकड़ा निकाल कर लाना मौत के मुंह में हाथ डालने के बराबर था। ये तो
किसी बेहद खतरनाक सर्वाइवल गेम जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही था। मतलब इसमें जीतने का मतलब ये नहीं है कि आपको खाना मिल गया, बल्कि जीतने का असली मतलब ये है कि खाना ढूंढते समय आप खुद किसी लकड़बग्घे या चीते का डिनर बनने से बच गए। एकदम सही कहा आपने। हर कदम पर एक खतरा था वहाँ। ऐसे तनाव वाले माहौल में तो सतर्कता और टाइमिंग ही उनका सबसे बड़ा हथियार रही होगी। सतर्कता, टाइमिंग और सबसे महत्वपूर्ण उनके वो पत्थर के औजार। औजार कैसे? देखिए, जब शेर या चीते शिकार करते हैं तो वे मांस और सॉफ्ट टिश्यू तो खा लेते हैं, लेकिन बड़ी और मोटी हड्डियों को वे चबा नहीं पाते। और यहीं पर होमो हैबिलिस ने बाजी मार ली। उनके पास जो धारदार फ्लेक्स थे, उनसे वे हड्डियों पर बचा हुआ सूखा मांस बहुत तेजी से खुरच कर निकाल सकते थे। और उनके पास जो भारी गोल पत्थर थे, जिन्हें हैमर स्टोन कहा जाता था, उनका इस्तेमाल वे उन मोटी हड्डियों को तोड़ने के लिए करते थे। ओहो, और हड्डी टूटने के बाद अंदर से निकलता था बोन मैरो, जो कि फैट और कैलोरी का एक बहुत ही रिच सोर्स है। बिल्कुल सही पकड़े हैं। बोन मैरो एक ऐसा न्यूट्रिशनल खजाना था जो बाकी शिकारियों के लिए एक लॉक्ड सेफ या तिजोरी के अंदर बंद था, क्योंकि वे उसे अपने दांतों से नहीं तोड़ सकते थे। और ओल्डोवन टूल्स ने होमो हैबिलिस को उस तिजोरी की चाबी दे दी। जी हाँ। क्या बात है, ये तो एक बहुत ही जबरदस्त बायोलॉजिकल फीडबैक लूप बन गया। वो कैसे? देखिए ना, बड़े दिमाग को चलाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए थी। उस दिमाग ने औजार बनाने का आइडिया दिया। औजारों की मदद से उन्हें बोन मैरो मिला, जिसमें भरपूर कैलोरी और फैट था। और उस हाई क्वालिटी फूड ने उनके शरीर और उनके दिमाग को और भी तेजी से विकसित होने में मदद की। ये एक ऐसा साइकिल था जिसने इवोल्यूशन की स्पीड को कई गुना बढ़ा दिया। बिल्कुल, इस फीडबैक लूप ने ही उन्हें बाकी जानवरों से अलग किया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक और बड़ी चुनौती भी थी। वो क्या? जब आप खुले मैदानों में मरे हुए जानवरों की हड्डियों को पत्थरों से तोड़ रहे हैं, तो बहुत जोर की आवाज होती है। ये आवाज आसपास के खतरनाक शिकारियों को अपनी तरफ खींच सकती है। अरे हाँ, ये तो है। ऐसे में कोई भी इंसान अकेले बैठकर आराम से बोन मैरो तो नहीं निकाल सकता था। सही बात है। अगर आपका पूरा ध्यान पत्थर तोड़ने पर है तो कोई ना कोई पीछे से आके आप पर हमला कर सकता है। इसके लिए तो ये जरूरी है कि जब एक इंसान अपना काम कर रहा हो तो कोई दूसरा आसपास नजर रखे, पहरेदारी करे। मतलब अकेले सरवाइव करना तो लगभग नामुमकिन रहा होगा। और यहीं से हमारी कहानी एक और क्रांतिकारी मोड़ लेती है। एक दूसरे का साथ देना और एक सामाजिक ढांचे यानी सोशल स्ट्रक्चर का निर्माण। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि होमो हैबिलिस अकेले नहीं भटकते थे। वे 10 से 15 सदस्यों वाले छोटे छोटे समूहों या कबीलों में रहते थे। और इस समूह में रहने का मतलब सिर्फ भीड़ में सुरक्षित रहना नहीं था। इसका मतलब था डिवीजन ऑफ लेबर और सहयोग। मतलब कोई पहरा दे रहा है, कोई औजार बना रहा है, कोई बच्चों का ध्यान रख रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस सहयोग के बारे में जो नोट्स में एक डिटेल दी गई है, वो मुझे बहुत ही सोचने पे मजबूर करती है। ये सिर्फ काम बांटने तक सीमित नहीं था। वहाँ भोजन साझा करने और यहाँ तक कि अपने समूह के बीमार या घायल सदस्यों की देखभाल करने के भी संकेत मिलते हैं। हाँ, सच बताऊं तो ये चीज मुझे बहुत हैरान करती है। यह हैरान करने वाली बात इसलिए है क्योंकि प्रकृति का जो सामान्य नियम है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसमें कमजोर या घायल के लिए कोई जगह नहीं होती। सही बात है। अगर कोई जानवर घायल हो जाता है तो झुंड अक्सर उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है ताकि बाकी लोग सुरक्षित रहें। लेकिन होमो हैबिलिस के मामले में हम देखते हैं कि वे अपनी मुश्किल से जुटाए गए हाई कैलोरी भोजन को उन सदस्यों के साथ बांट रहे थे जो शायद खुद शिकार या स्कैवेंजिंग करने में सक्षम नहीं थे। अगर हम इसे गहराई से सोचें तो किसी घायल साथी को पीछे न छोड़ना महज जिंदा रहने की कोई बायोलॉजिकल मजबूरी नहीं थी। ये एम्पैथी यानी सहानुभूति की शुरुआत थी। बिल्कुल। मैं तो कहूंगी कि यहीं से मानवीय संवेदना और एक सच्चे समाज का असली बीज बोया गया था। ये तथ्य कि एक जीव जो खुद रोज मौत से लड़ रहा है, जिसका अपना पेट भरना तय नहीं है, वो अपने घायल साथी की परवाह कर रहा है, ये साबित करता है कि वो सिर्फ शरीर से इवॉल्व नहीं हो रहे थे, उनकी आत्मा भी इवॉल्व हो रही थी। क्या बात कही आपने। और देखिए, इसी सामाजिक जुड़ाव ने एक और चीज को जन्म दिया, संवाद यानी कम्युनिकेशन, बातचीत। जी, जाहिर है शिकारियों से बचने के लिए, शिकार का पता बताने के लिए और समूह में तालमेल बिठाने के लिए उन्हें आपस में बात करने की जरूरत तो पड़ी होगी। लेकिन वे हमारी तरह बोल तो नहीं सकते थे ना? नहीं, वे हमारी तरह जटिल वाक्यों वाली भाषा नहीं बोल सकते थे क्योंकि उनके पास वो वोकल कॉर्ड नहीं था। लेकिन वे शारीरिक इशारों, हाव भाव और विशेष प्रकार की आवाजों के जरिए एक प्रिमिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल जरूर करते थे। अच्छा। जैसे जैसे उनका सामाजिक जीवन जटिल होता गया,
वैसे संवाद करने की ये जरूरत कि आगे चलकर हमारी आज की विकसित भाषाओं का आधार बनी। वाह, क्या शानदार सफर है ये। जब हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, दिमाग का अचानक से बढ़ना, पत्थरों के अंदर के हथियारों को इमेजिन कर पाना, खतरनाक सवाना में बोन मैरो के लिए हाइना से मुकाबला करना और फिर अपने कबीले के साथ उस खाने को बांटना, तो ये समझ में आता है कि हमारा ये अस्तित्व कोई इत्तेफाक नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। इस पूरी विस्तृत पड़ताल का जो सबसे बड़ा टेक अवे है, मेरा मानना है, वो ये है कि 2.4 मिलियन साल पहले की उस दुनिया की कठोरता ही वो भट्ठी थी जिसमें तपकर इंसान कुंदन बना। बिल्कुल सही। भूख से लगातार लड़ना, हर पल शिकारियों का खौफ महसूस करना और बदलते हुए मौसम के थपेड़े सहना, ये सब बहुत ही क्रूर था। लेकिन अगर वे परिस्थितियां इतनी मुश्किल नहीं होती तो शायद उन्हें कभी औजार बनाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। जरूरत ही आविष्कार की जननी है। बिल्कुल। उनका वो लगातार चलने वाला संघर्ष ही उनका सबसे बड़ा ट्यूटर था। उसी संघर्ष की वजह से वे आगे विकसित हुए, जिसके बाद होमो इरेक्टस जैसी अधिक उन्नत प्रजाति का जन्म हुआ और अंततः लाखों सालों के बाद आधुनिक मानव यानी हम और आप वजूद में आए। ये एक बहुत ही पावरफुल थॉट है कि उनकी मुश्किलें ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उनकी उसी जद्दोजहद ने, उसी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के गेम ने इंसान के दिमाग को इतना होशियार और शरीर को इतना अडेप्टेबल बनाया। एकदम सही। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के बाद ना, मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब और थोड़ा बेचैन कर देने वाला सवाल उठता है। अच्छा, क्या सवाल है? देखिए, आज हमने देखा कि कैसे उस आदिम दौर की कठोरता, हर रोज का संघर्ष और भूख के डर ने हमारे पूर्वजों को इवॉल्व होने पर मजबूर किया। उसी डर ने उन्हें सोचने और नई तकनीक बनाने के लिए धकेला। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि आज की जो हमारी दुनिया है, जहां लगभग हर चीज एक बटन दबाने पर हाजिर हो जाती है। हाँ, ये तो है। जहां मौसम से बचने के लिए हमारे पास एयर कंडीशनर्स हैं, और शिकार करने या खाना ढूंढने की जगह हमारे पास फूड डिलीवरी एप्स हैं, जहां हमारा वो आदिम सर्वाइवल का संघर्ष लगभग पूरी तरह से खत्म ही हो चुका है। सही कह रही हैं आप। तो क्या ये बेहिसाब सुख सुविधाएं, ये अल्टीमेट कंफर्ट कहीं ना कहीं हमारे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को रोक रहा है? ये बहुत ही गहरा सवाल है ना? अगर मुश्किलों ने, डरों ने और चुनौतियों ने ही इंसान को इतना होशियार और ताकतवर बनाया था, तो आज का हमारा ये जो बेतहाशा आराम है, ये हमें भविष्य में किस दिशा में ले जा रहा है? सोचने वाली बात है। क्या हम अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं, या हमने खुद को एक ऐसे कंफर्ट जोन में कैद कर लिया है जहां से आगे का रास्ता ही बंद हो गया है? इस गहरे सवाल को मैं श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ती हूँ, और इसी के साथ हम आज के इस विस्तृत पड़ताल को यहीं विराम देते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। तो ये थे उस कहानी के पीछे की सच्चाई। मिथ ऑफ हिस्ट्री पर हमारा प्रयास है मिथकों और इतिहास के बीच के अंतर को समझाना और आपको प्रमाणों पर आधारित जानकारी देना। अगर आपको ऐसे ही विज्ञान और इतिहास की सच्ची कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं कहानियाँ नहीं, उनके पीछे का सच। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्य और एक नई सच्चाई के साथ। मिथ ऑफ हिस्ट्री यानी कहानियों के पीछे की सच्चाई। From this we are the new God. Let this inspire our shared future.